जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में CDS 1 2023 के लिए। CDS 1 2023 के लिए हिस्ट्री का सिलेबस हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इन सभी हिस्ट्री के पोर्शंस को टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपके एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री का जो है क्या रोल है, कहाँ तक इम्पोर्टेंस रखता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कैसे जो है हिस्ट्री को इस लेवल तक तैयार किया जाए कि जिससे CDS का क्वेश्चन बनाने के स्तर पे पहुंचा जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पे अगर आप आएंगे तो हिस्ट्री को जो है 3 भागों में आप देखिए बांट के देख सकते हैं। क्लासिफाइड 3 भागों में आप कर सकते हैं, जिसमें अगर आप आएंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट होगा हिस्ट्री का वो एंशिएंट हिस्ट्री। कौन सा पार्ट होगा? एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस तो उतने नहीं पूछे जाते, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे सेकेंड टॉपिक मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास की मध्यकाल के समय में, मिड टाइम में इंडिया का कैसा हिस्ट्री रहा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा सबसे मोस्ट लास्ट एंड सबसे मोस्ट टॉपिक्स जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और उसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी रखता है। तो इस प्रकार एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते, सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक उठाते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक में हम लोग जो है एक एक टॉपिक को क्या करते हैं, डिस्कस कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो चलिए देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक ये है पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री द अर्ली आयरन एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट। भारतीय प्रागैतिहास का कालक्रम, प्रारंभिक लौह युग से संबंधित अवधारणाएं। तो एंशिएंट टाइम में उस समय जो आयरन एज जिसको हम लोग बोलते हैं, उस एज में क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था उसके बारे में हम लोग जो है टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस उतना नहीं पूछे जाते यहाँ से। सेकेंड टॉपिक अगर आप आएंगे तो सेकेंड टॉपिक है सम आर्कियोलॉजिकल टर्म्स, कुछ पुरातात्विक शब्द। तो अगर आप आएंगे तो आर्कियोलॉजिकल के अंतर्गत जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोकेशंस का जो है खोज किया गया, डिस्कवर किया गया। और वो लोकेशंस जो है किसने खोज किया, किस स्थान पे वो लोकेशंस पाए गए हैं, वो सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करते हैं। उसके अलावा तीसरा टॉपिक जो एंशिएंट हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग हड़प्पा स्थलों के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा इसके वैसे लोकेशंस के बारे में देखते हैं कि जहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य, कौन कौन से एविडेंस मिले हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसमें डिस्कवरी के स्तर पे, खोज के स्तर पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ का सिस्टम कैसा था, यहाँ का इरिगेशन सिस्टम कैसा था, और हड़प्पा ये इंडस सिविलाइजेशन में किस तरीके का कल्चर था, ये सारे मुद्दे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। उसके अलावा
अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर टॉपिक, वैदिक टेक्स्ट, पुराण, अरण्यक्स, ब्राह्मण्स, शस्त्रास, ईटीसी। वैदिक ग्रंथ, पुराण, आरण्यक, ब्राह्मण, शास्त्र आदि, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत अगर आप आएंगे तो सबसे पहले वेदाज के बारे में देखेंगे, कितने वेद हैं, जैसे आपने सुना होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद के बारे में। उसके अलावा पुराण्स के बारे में, नंबर ऑफ पुराण्स कितने हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, और कौन से मंडल में किसके बारे में बात किया गया है, ये सारे टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। तो एंशियंट हिस्ट्री के ये दो टॉपिक्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक वैदिक और उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप आएंगे एंशियंट हिस्ट्री में, तो नेक्स्ट स्लाइड भी जो 5 नंबर टॉपिक है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलीजन का टॉपिक है। रिलीजन के टॉपिक में अगर आप आएंगे तो जैन का टॉपिक और बौद्ध का टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि जैन का ओरिजिन कैसे हुआ, जैन के ओरिजिन में कौन कौन से तीर्थकर हुए, उसके अलावा जैन संगीतियों के बारे में। उसके अलावा आप आएंगे बुद्ध रिलीजन को किसने इस्टेब्लिश किया, बुद्ध रिलीजन में जो है कौन कौन से मान्यताएं रही, उसके अलावा बौद्ध संगीतियों के बारे में। ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग जो है बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। और जैन और बौद्ध जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैन और बौद्धिज्म का टॉपिक जो है रिलीजन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा 6 नंबर टॉपिक आएंगे मौर्याज एंड दियर एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य और उनका प्रशासन। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ के टॉपिक्स में वो टॉपिक्स ये है कि इसके अंतर्गत जो किंग हुए, जो महाराजा हुए, उन महाराजाओं का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कैसा था, उन प्रशासन के बारे में या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे संगम टेक्स्ट, संगम ग्रंथ के बारे में, ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री में आप जो है सेलेक्टिव हो सकते हैं। सेलेक्टिव में जैसे अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको जो है सेलेक्टिव होके पढ़ने हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे गुप्त एम्पायर के बाद या गुप्त साम्राज्य के बाद अगर आप आएंगे तो हिंदू संस्कार, एंशियंट इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आप इस टॉपिक को बोल सकते हैं आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर या कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति का जो भी टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। सीडीएस के एग्जाम में ज़्यादातर एंशियंट और मेडिवल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन होते हैं, कला एवं संस्कृति से क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा टेम्पल कौन से शैली का बना है, टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है, टेम्पल में जो है कौन से तरीके ईजाद करे गए हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत या आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत फोकस करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको एंशियंट में क्या करने हैं, फोकस करने हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब चूंकि ये सिलेबस था तो ये सिलेबस है, तो इस सिलेबस को हमको डिस्कस करना था, लेकिन एंशियंट में भी कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक क्या करना है, फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा टॉपिक वैदिक। तीसरा टॉपिक अगर आप आएंगे रिलीजन के स्तर पे
तो रिलीजन में आपको जो है जो टॉपिक को फोकस करना है, एक आपको जैन रिलीजन के बारे में और दूसरा जो है बुद्ध रिलीजन। तो जैन और बुद्ध रिलीजन को क्या करना है, आपको फोकस करना है। और उसके अलावा आपको मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, मौर्य और गुप्ता एम्पायर का जो है किंग महाराजा को याद करने का जरूरत नहीं है, आपको इसके समय के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, प्रशासन को देखना है कि उनके समय किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके समय एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए किस तरीके का टैक्स सिस्टम था, कौन कौन से टैक्सेशन चलाए गए थे। ये सारे टॉपिक्स हमको जो है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करने हैं, फोकस करने हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको ये एक टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में कौन से किंग के समय कौन सा टेम्पल बना, उस टेम्पल में जो है किस प्रकार के शैली का या ट्रेंड का जो है डेवलपमेंट किया गया है, ये सारे मुद्दे जो है हम लोग क्या करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में फोकस करेंगे। तो जितना भी टॉपिक हमने डिस्कस किया अभी तक उसमें भी आप सेलेक्टिव हो सकते हैं और इतने टॉपिक पे आप अपना तैयारी फोकस कर सकते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार मेरे अकॉर्डिंग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के अकॉर्डिंग ये एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा वैदिक सोसाइटी, तीसरा रिलीजन में जैन एंड बौद्ध, चौथा अगर आप आएंगे गुप्ता और मौर्य एरा का जो है आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, शासन के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति से संबंधित टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है। ये टॉपिक है, इसको एंशिएंट में आपको फोकस करना है। अब आइए हम लोग जाते हैं हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में, मेडुअल हिस्ट्री। देखिए मेडुअल हिस्ट्री में अगर आप आएंगे तो मेडुअल हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी अगर आपको फोकस करना है तो आप आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करें, कला एवं संस्कृति पे फोकस करें। और कला एवं संस्कृति या आर्ट एंड कल्चर से अगर आप आएंगे तो आर्ट एंड कल्चर से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं मेडुअल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में। मेडुअल हिस्ट्री में अगर आप आएंगे तो पहला टॉपिक है मेजर डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है दक्षिण भारत के चेर, चोल, उसके अलावा और कम्युनिटी के बारे में। उसके अलावा तीसरा टॉपिक हुआ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, मंदिर प्रशासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया? आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया, कला एवं संस्कृति का पार्ट हो गया। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इस्लाम्स, इस्लाम की उत्पत्ति। अब चूंकि वहाँ पे जैन और बौद्ध देखा तो हम लोग इस्लाम का उत्पत्ति ओरिजिन के बारे में भी देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे 5वां नंबर टॉपिक महमूद गौरी और उसके आक्रमण, मोहम्मद गौरी एंड हिज इन्वेशंस। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार भारत में आक्रमण किया और उसके जो है आक्रमण के क्या कंट्रीब्यूशन रहे, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट दिखा, उन सारे मुद्दों से संबंधित टॉपिक। उतने इम्पोर्टेंस नहीं है ये, उतने टॉपिक्स जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते। उसके अलावा अगर आप आएंगे 6 नंबर टॉपिक
6 नंबर टॉपिक अगर आप आएंगे तो ये टॉपिक है दिल्ली सल्तनत से संबंधित। दिल्ली सल्तनत से संबंधित टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत के बाद अगर आप आएंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तो इसमें हम लोग खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, ये सारे वंश या डायनेस्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेयर से रेयरेस्ट क्वेश्चन दिखते हैं। और मेरे विचार से अगर आप जो है मेडुअल हिस्ट्री को जो है अगर आप स्किप भी कर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन या मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि थोड़ा सा उनको बनाना बहुत ही मुश्किल, या वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको जो है अधिक से अधिक स्टडी का ज़रूरत है, या जो है ऑथेंटिक बुक को रीडिंग करने का ज़रूरत है। तो सामान्य बुक पढ़कर जो है आप वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये मेडुअल का जो है टॉपिक्स है। अब मेडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि लोधी डायनेस्टी के बाद अगर आप आएंगे विजयनगर साम्राज्य और उसके जो प्रांतीय राजवंश हैं, उसके अलावा मुगल एम्पायर्स, उसके अलावा अगर आप आएंगे मराठा रूलर्स एंड अफगान्स, तो ये सारे जो पावर्स हैं, डायनेस्टीज हैं, ये सारे टॉपिक्स भी जो है मेडुअल हिस्ट्री के अंतर्गत जो है आते हैं, जिसमें मुगल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा विजयनगर साम्राज्य से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो लोधी वंश, विजयनगर एम्पायर एंड अदर प्रोविंशियल डायनेस्टीज, मुगल एम्पायर एंड द मराठा रूरल्स और एंड द अफगान्स, तो मराठा से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये मेडुअल हिस्ट्री का जो है टॉपिक्स है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं ब्रीफ में, और यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। 10 to 12 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो शुरू के जो 3 टॉपिक्स हैं, द कर्नाटिक वार्स, एंग्लो मराठा वार्स, एंग्लो सिख राइट्स, ये आप 3 बार आप तब समझ पाइएगा, उससे पहले आपको प्लासी का वार और बक्सर का वार समझना पड़ेगा। प्लासी का वार 1757 और बक्सर का वार 1764। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजों को चैलेंज देने वाला तीसरा पावर जो है इंडिया में नहीं होता। अब अंग्रेजों के सामने जो है सबसे बड़ा जो चैलेंज था, यहाँ पे लोकल पावर्स थे। लोकल पावर्स में जैसे मराठा, जैसे मैसूर, जैसे सिख। तो अब ये धीरे धीरे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कर्नाटक वार लड़ेंगे, मराठा वार लड़ेंगे और सिख वार लड़ेंगे। और जैसे ही कर्नाटक वार, मराठा वार और सिख वार लड़ने के बाद इनको चैलेंज देने वाला लोकल पावर भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखिए उसके अलावा चौथा जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक है द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनियां भारत आई। इन यूरोपियन कंपनियों के भारत आने के क्रम को समझेंगे। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियों आने का जो क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद डेनिश आए,
डेनिश के बाद फ्रांसीस आए, फ्रांसीस के बाद स्वीडिश आए। तो इस प्रकार सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीस और फ्रांसीस के बाद स्वीडिश। इस प्रकार ये कंपनियां इसी क्रम में जो है भारत में आई और इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जब यहाँ पे आए तो इनका मोटिव ये था कि ये जो है किस तरीके से अपने व्यापार को मैक्सिमाइज कर सके, अपने ट्रेड को बढ़ा सके। लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार करते करते यहाँ के पॉलिटिकल एंड सोशल मामलों में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इन सारी कंपनियों में जो यूरोपियन कंपनियां थी इनके बीच जो है कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन में आप देखेंगे कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर हैं, वह पुर्तगालियों को व्यवस्था से बाहर करते हैं, डच को व्यवस्था से बाहर करते हैं, डेनिश को बाहर करते हैं, फ्रांसीस को बाहर करते हैं और अकेले शासन ये लगभग 250 सालों तक जो है इंडिया में करते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर टॉपिक, 5 नंबर जो टॉपिक है द ड्रेन थ्योरी कॉलोनिज्म। ड्रेन थियरी क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट क्या था, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक 6 नंबर टॉपिक का रहा है द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण। तो कैसे अंग्रेजों ने जो है इंडिया में एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन किया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया, उसके बारे में हम लोग जो है टॉपिक करेंगे। या कैसे इन्होंने जो है कच्चे माल का प्रयोग करके या रॉ मटेरियल का यूज करके कैसे विनिर्मित वस्तु या तैयार वस्तु जो है इंडिया में लाते थे और इंडिया में बेचते थे। तो इस प्रकार जो है ये टॉपिक्स जो है हम लोग करेंगे। उसके अलावा 7 नंबर टॉपिक का रहा इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोडक्शन, पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत का प्रभाव। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो वेस्टर्न एजुकेशन का शुरुआत किया गया या वेस्टर्न एजुकेशन या पश्चिमी शिक्षा का जो स्टार्टअप किया गया, उसका मोटिव ये था कि उनको एक ऐसा अंग्रेजी जानने वाला, इंग्लिश जानने वाला एक ऐसा कर्मचारी या एम्प्लॉय चाहिए था जो इंडियन हो और इंडियन ही इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल सके और समझ सके। क्योंकि जब ये यूरोप से जो है कर्मचारी या एम्प्लॉय लेके आते थे तो यूरोपियन जो थे वो ज़्यादा सैलरी उनसे लेते थे, कॉस्टिंग उनका ज़्यादा था। तो इसलिए उन्होंने एजुकेशन को यहाँ पे इस तरीके से डेवलप किया कि जिससे इस क्षेत्र में जो है इंडिया में एक ऐसा इंडियन का कल्चर तैयार हो जो अंग्रेजी जानता हो, अंग्रेजी को समझ सकता हो और यह जो है उनका रिक्रूटमेंट अपने जो है प्रशासन में कर सके। जिसमें अगर आप आएंगे तो बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, जिसमें हंटर कमीशन आया, जिसमें अगर आप देखेंगे मैकाले का शिक्षा नीति या एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। इसका मोटिव ही यही था कि एजुकेशन को जो है किस मीडियम में देना है, तो अंग्रेजी मीडियम में देना है, जिससे अंग्रेजी को प्रमोट किया जा सके। उसके अलावा अगर आप आएंगे 8 नंबर टॉपिक राइज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय। तो अगर आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म या सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के अंतर्गत अगर आप आएंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत अगर आप आएंगे, तो इसके अंतर्गत जैसे ब्रह्म समाज, जैसे अगर आप आएंगे तो इसी के अंतर्गत जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके अंतर्गत अगर आप आएंगे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये सभी लोग जो है सोसाइटी में एक्टिव होके सोसाइटी को जो है अवेयर या जागरूक करने का प्रयास किए और इन्होंने जागरूक करके लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि जो इंडिया का रिलीजन है, जो इंडियन कल्चर है, वह इंडियन कल्चर जो है ब्रिटिश
कल्चर से जो है बहुत ही पुराना है। और ब्रिटिश कल्चर जो है न्यू कल्चर है इंडियन कल्चर के कंपैरिजन में। और उसके अलावा इंडियन कल्चर का जो क्षरण हुआ, जो डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मुगल और ब्रिटिशर खुद ही हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो है लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया, जागरूक करने का प्रयास किया। और उन्होंने यह भी बताया कि एक्चुअल में अंग्रेज जो है ये इंडियन का डेवलपमेंट या विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और जब ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो इंडिया में इंडियन सिटीजन का विकास बेहतर तरीके से नहीं होगा। तो लोग क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। और इकट्ठा होने के बाद अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो है ये मूवमेंट या आंदोलन चलाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। उसके अलावा 9 नंबर टॉपिक अगर आप पाएंगे तो 9 नंबर टॉपिक है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, नरमपंथी और गरमपंथी। अब देखिए, नरमपंथी का मतलब है, मॉडरेट का मतलब है विचारों से नरम होना या लिबरल होना या उदार होना, जबकि एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है कि विचारों से जो है गरम होना या विचारों से क्या होना, एक्सट्रीमिस्ट होना। देखिए, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो है ये लोग एक्टिव तब होते हैं जब 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का इस्टेब्लिशमेंट होता है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन होता है 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय A.O. ह्यूम के द्वारा, और उसके पहले चेयरमैन होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। इस प्रकार उस समय अगर आप देखेंगे तो शुरू में इंडियन नेशनल कांग्रेस पर मॉडरेट जो विचारों के लोग थे या नरमपंथी विचारों के लोग थे उनका प्रभाव था। और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट का भी जो है प्रभाव क्या होते गया, बढ़ते गया। धीरे धीरे आंदोलन को चलाने को लेकर, मूवमेंट को चलाने को लेके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच जो है विवाद होते रहा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1907 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें पहली बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों गुट अलग अलग हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है विभाजन हो जाता है। और विभाजन होने के बाद जितने एक्सट्रीमिस्ट थे उन एक्सट्रीमिस्ट को जो है टारगेट करना अंग्रेज शुरू करते हैं, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट में अगर आप आएंगे लाल, बाल, पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। ये सभी लोग क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट विचारों से थे, उग्रवादी विचारों से थे। और ये लोग कहते थे कि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अंग्रेजों से ये जब किसी चीज़ का डिमांड करते थे तो ये डिमांड जो है हाथ जोड़कर विनती करके नहीं करते थे, बल्कि ये कहते थे कि ये मेरा अधिकार है, तुमको हमें देना पड़ेगा। ये इस तरीके से भारतीय जनमानस में लोगों को अवेयर करते थे और इनकी भारतीय जनमानस में लोकप्रियता भी बहुत अधिक थी। उसके अलावा मॉडरेट के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो मॉडरेट में आपको दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग जो है नरम विचारों से जुड़े हुए लोग थे। इनका मोटिव ये था कि ये अंग्रेजों से अपना डिमांड कैसे करते थे, तो अंग्रेजों से इनका डिमांड जो है लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे। और ये जो पत्र होता था कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से होता था। विनती करते थे कि वो जो है उनके डिमांड को मान ले। और ये तरीका जो है एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, जो गरमपंथी लोग थे, उनको एक्सेप्ट नहीं था। वो इस बात का विरोध करते थे कि हमको जो है अंग्रेजों से कोई भी राइट्स का अगर डिमांड करना है तो डिमांड करने के तरीके में जो है हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार 1907 में 1907 में
आप देखेंगे कांग्रेस का पहली बार क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और इसके बाद लाला लाजपत राय जो है अपने पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को जो है 6 साल का जेल हो जाता है और बिपिन चंद्र पाल जो है अकेले में जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जिसके कारण इनसे जो यूथ प्रभावित हुआ था, जो लोग मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, उनको लीडरशिप का अभाव होता है। और लीडरशिप का अभाव होने के कारण वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में आंदोलन या मूवमेंट करना शुरू करते हैं अंग्रेजों के अगेंस्ट में। और अंग्रेज आसानी से जो है उनके मूवमेंट को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। उसके अलावा 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का डिवाइडेशन होता है। और बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन चलाने को लेके स्वदेशी मूवमेंट जब चलाया गया, तो स्वदेशी मूवमेंट को चलाने को लेके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच जो है डिस्प्यूट होता है। उसके अलावा 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करने को लेके डिस्प्यूट होता है। और फाइनली जो है नरम दल और गरम दल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और फिर उसके बाद ये नरम दल और गरम दल के लोग 1916 में 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये क्या होते हैं, एक होते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है फिर से आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। बट 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग स्टैब्लिश किया जाता है। और 1920 में 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, तो जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है उसी दिन के सुबह बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो जाता है। अब देखिए उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का 9th, द 1857 रिवोल्ट मूवमेंट बाय द ट्रेड यूनियंस। तो हम लोग 1857 के रिवोल्ट को भी देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 1857 के रिवोल्ट को जब आप पढ़ेंगे तो एक्चुअली आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर 1857 का रिवोल्ट 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट था, क्या प्रभाव था। जैसे कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में अगर आप आएंगे तो इसको फर्स्ट नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। क्या था? भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन या फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था। और ये आंदोलन पूरी तरीके से सैनिक मूवमेंट था। एक्चुअली ये आंदोलन या मूवमेंट इसलिए हुआ क्योंकि उस समय सैनिकों में एक मैसेज फैला दिया गया कि जो वो बंदूक में कारतूस यूज करते हैं वह कारतूस जो है गाय और जो है सूअर के चमड़ी का बना हुआ है। और आपको पता है कि हिंदू रिलीजन में गाय को माता से उसका कंपैरिजन करते हैं, और मुस्लिम में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे सूअर को सबसे गंदा जानवर के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार एक तो देखा जाए कि हिंदू रिलीजन के लोग भी आहत हुए और मुस्लिम रिलीजन के लोग भी आहत हुए, और वही बैरक में विरोध करना शुरू करते हैं। और वहाँ से एक गुट सेना का निकलता है और वो मेरठ पहुँचते हैं, और मेरठ से होते हुए दिल्ली पहुँचते हैं और बहादुर शाह द्वितीय से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि वो उनको लीडरशिप प्रदान करें जिससे उनके नेतृत्व में वो 1857 के रिवोल्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार 1857 के रिवोल्ट में आप देखेंगे कुंवर सिंह, बहादुर शाह द्वितीय, बेगम हजरत महल, नाना साहब, ये सभी लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट इन लोगों को इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का मोटिव सिर्फ ये था कि ये अपने हितों, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मूवमेंट में शामिल हुए थे। इनका मोटिव ये नहीं था कि अंग्रेज जो है देश छोड़कर चले जाए।
तो कुल मिला के 1857 का रिवोल्ट देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना का टॉपिक भी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 1885 में। देखिए जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो इससे पहले कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नेशनल लेवल पे नहीं था कि जो भारतीय जनमानस के बातों को अंग्रेजों के सामने जो है खुल के रख सके। भारतीय जनमानस के लोगों का जो इच्छा आकांक्षा, जो उनका नीड था, उनके नीड को जो है अंग्रेजों के सामने रख सके। तो पहली बार 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना जिसका काम ही यही था कि वह भारतीय जनमानस के बातों को अंग्रेजों के सामने जो है क्या कर सके, शेयर कर सके, उनके डिमांड को उनके सामने रख सके कि आखिर जो है लोग चाह क्या रहे हैं, आप उसके अनुसार कार्य करो। उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग सेशंस हुए। इन अलग अलग सेशंस में अलग अलग चेयरमैन बने और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ सेशंस में इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए मीटिंग में, तो वो इंपॉर्टेंट मीटिंग से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कांग्रेस के अंतर्गत करेंगे। उसके अलावा 11th नंबर टॉपिक इकोनॉमिक नेशनलिज्म, द स्वदेशी मूवमेंट। 1905-6 में जब आइएगा, जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट का मोटिव ही यही था कि किस तरीके से अंग्रेजों को इकोनॉमिक लेवल पे या आर्थिक स्तर पर उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो आर्थिक स्तर पर या इकोनॉमिक लेवल पे नुकसान तभी पहुंचाया जा सकता था जब उनके जो कपड़े थे, जो उनके द्वारा बनाए गए कपड़े थे या उनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट थे, जो गुड्स थे, जो वस्तु थी, उन वस्तुओं का इंडियन के द्वारा क्या किया जाता, अपोज किया जाता, विरोध किया जाता। तो स्वदेशी मूवमेंट में ये नारा दिया गया, ये स्लोगन दिया गया कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। कहने का मतलब जो विदेशी वस्तुएं हैं उन विदेशी वस्तुओं का क्या करो, बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ। और जब विदेशी वस्तुओं का आप बहिष्कार करते तो इससे कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक लेवल पे जो है अंग्रेजों की स्थिति खराब होती और उसके अलावा इकोनॉमिक लेवल पे भारतीयों की स्थिति क्या होती, मजबूत होती, क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं को क्या करना था, खरीदना था। तो इस प्रकार इसी मूवमेंट से पहली बार जो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म का जो है कॉन्सेप्ट क्या हुआ, डेवलप हुआ कि कैसे आर्थिक राष्ट्रवाद से, कैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म से सामने वाले पावर्स को प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे 12 नंबर टॉपिक में होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट अभी हम लोगों ने देखा कि 1916 में होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट। और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 1916 में ही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया, होम रूल लीग इस्टेब्लिश किया गया। तो होम रूल लीग का जो है क्या कॉन्सेप्ट था, क्या मोटिव था, क्या इसका मेथड था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 13 नंबर खिलाफत एंड एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में आंदोलन चल रहा था उसका यहाँ पे एक्सटेंशन था, विस्तार था। और असहयोग आंदोलन, ये दोनों आंदोलन एक ही प्लेटफॉर्म से क्या किए गए, चलाए गए। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन को वापस 1922 में ले लिया गया। उसी समय चौरी चौरा कांड घटा गोरखपुर में चौरी चौरा कांड के कारण जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। फिर उसके बाद
1923 में अगर आप आएंगे तो 1923 में आपको जो है स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। 1927 में आप आएंगे तो उस समय साइमन कमीशन भारत आता है। फिर उसके बाद 1930 में अगर आप आएंगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, स्टार्ट होता है। और ये सारे टॉपिक्स क्या हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितने भी बड़े लीडर थे सबको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था, अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया था। और ये आंदोलन जो लड़ा गया, ये चलाया गया, ये बिना लीडरशिप के चलाया गया। तो इस प्रकार 15 नंबर क्विट इंडिया मूवमेंट, 16 नंबर सुभाष चंद्र बोस एंड INA, सुभाष चंद्र बोस और INA उनके आर्मी के बारे में ये सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके अलावा 17 नंबर राइज ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का टॉपिक हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग का जब 1906 में 1906 में गठन होता है और उस समय उसका मोटिव क्या था और मुस्लिम लीग का मोटिव जो है धीरे धीरे समय के साथ कैसे बदलते गया, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए या भारत का जो विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, उसमें जो है क्या क्या सिचुएशन बने, क्या क्या सारी चीज़ें थी, उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। कैसे जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है और उस कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है, किस तरीके से भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे 19 नंबर टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रेरियन रिफॉर्म्स, किस तरीके से औद्योगिकरण किया गया, किस तरीके से कृषि सुधार, एग्रीकल्चर। उसके अलावा ये सारे टॉपिक्स जो है ये आफ्टर 1947 के बाद के हैं, आफ्टर 1947 के बाद के 1947 के बाद के टॉपिक्स हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील, पंचशील का प्रिंसिपल क्या रहा है, भारत का फॉरेन पॉलिसी में पंचशील का इम्पोर्टेंस क्या रहा है, ये सारे मुद्दे। उसके अलावा वार विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ युद्ध, जिसमें अगर आप आएंगे तो एक 1947-48 में, उसके अलावा अगर आप आएंगे 1965, उसके अलावा 1971, उसके अलावा 1999, ये सारे वार हुए हैं। जिसमें 1999 में कारगिल वार, 1971 में बांग्लादेश जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसको आज़ाद कराने के संदर्भ में, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये सारे युद्ध हुए। उसके अलावा अगर आप आएंगे इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन यूएनओ में इंडिया की भागीदारी, पार्टिसिपेशन, इस स्तर पे क्या टॉपिक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। उसके अलावा अब देखिए इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने देखा कि एंशिएंट का टॉपिक, मेडुअल का टॉपिक और मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, इन सारे टॉपिकों में मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको मेरे अकॉर्डिंग फोकस करना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा कैसे इसको कम समय में प्रिपेयर किया जाए, कैसे तैयार किया जाए या कैसे इसको प्रिपेयर कर लिया जाए। तो सबसे पहले इसको तैयार करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए अगर आप आएंगे तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें। एनसीईआरटी बुक के अलावा आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक के अलावा आपको जो है क्लास नोट्स पढ़ना है, क्लास नोट्स, और क्लास नोट्स के अलावा जो है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये जो है आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। उसके अलावा आप जो है टीडीए का जो मटेरियल है आप उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।
ये आप इस तरीके से करेंगे तो आप कम समय में जो है टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो आप सबसे पहले टॉपिक को पढ़ें, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर उसके बाद मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर उसके बाद PYQ सॉल्व करें और ये टारगेट बनाएं कि कम से कम हिस्ट्री के 2000 से 3000 क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। 2000 to 3000 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा फील करिएगा, बहुत ही कंफर्टेबल फील करिएगा। तो आज हम लोगों का जो लेक्चर था वो इसी बात पे फोकस था कि CDS 1 2023 के लिए 2023 के लिए हिस्ट्री को कैसे तैयार किया जाए और हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग हिस्ट्री में आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करें, एंशिएंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर्स पे फोकस करें। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। और आप सभी बच्चों को CDS 1 2023 के लिए एग्जाम की शुभकामनाएं। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।